पढ़ ले भाई पीछे। बेटा कार्तिक, राहुल मीना क्या ढूंढ रहा है? मत ढूंढ बेटे। सुन लें पहले तो, आज 12th की पहली क्लास है। अब बेटे इस पहली क्लास में आपको जो कराया जाएगा, जो चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा, कई बच्चों तो सस्पेंस होंगे चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, और कई बच्चों के दिमाग में होगा ये 12th क्लास होती क्या है, पता तो लगे। 11th बहुत पढ़ ली, थ्योरी बहुत देख ली, चीज़ें बहुत कर ली। कराने से पहले एक बार बता दें कि जो भी आपकी 12th क्लास है वो 11th से कहीं ज़्यादा ईजी है। क्लियर? अगर लगा के दिमाग लगा के पढ़ो तो, और अगर सही तरीके से ना पढ़ो तो बुरी भी है। आपको देखना आपको इजी लेनी है कठिन वे से लेनी है। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलया कोई। ताली कौन बजा रहा है? जो मन देखा अपना या जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ये 12th क्लास की स्टेटमेंट है, 12th फिजिक्स यही कहती है। कबीर का दुआ है पर 12th क्लास के लिए हमने बोला है, ठीक है? हाँ ना बोल भाई। अब हम दोनों है, किसी दूसरे का दुआ है पर हमारे मुख से निकला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है ये कि 12th क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कराएंगे। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि मैं हर साल आपको बताया था मैंने पहले भी कि स्ट्रक्चर चौथा तीसरा इस तरीके से होता था। स्कूलों में आपके कई स्कूलों में फर्स्ट चैप्टर चल रहा होगा, और 12th क्लास वैसे भी नंबर के लिए आए हो, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो वैसे भी मेरे हिसाब से अब तो मायने रखते होंगे स्कूल के यूटी, या अभी भी मायने रखेंगे। सेंट कॉलम वाले बच्चों को मैं पहले बता दूं, सेंट कॉलम वालों को उनके लगातार छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे पेपर होंगे, उनके पेपर लिए जाएंगे, और उनके दिमाग में टेंशन डाली जाएगी या आएगी कि भैया हमारे यूटी हो रहे हैं, ट्यूशन में चल रहा है चैप्टर ये और हमारा यूटी हो रहा है ये। बड़ी टेंशन होती है उन्हें। बड़ा काम एक ही करना है कि आपको अपना सिलेबस खत्म करना है तरीके से, विद नंबर के साथ में। बोर्ड का एग्जाम होगा, बोर्ड के तरीके से। सेंट कॉलम वाले तो केमिस्ट्री में कोई दूसरी बुक स्टार्ट करा देते हैं, कुछ टीचर कभी कभार, वास्तविकता में कुछ पहले कराए थे। तो ट्यूशन में और स्कूलों के हिसाब से नहीं चल सकता एक टीचर। 12th क्लास में हम बिल्कुल भी स्कूल के हिसाब से बिल्कुल 1% भी नहीं चल सकते। ये बात क्लियर है? अगर आप लोग स्कूल के हिसाब से चलोगे तो फिर टीचर नहीं चल पाएगा स्कूल के हिसाब से, ये वास्तविकता है। तो हम लोग स्कूल के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, जैसा हम चलाएंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। क्लियर कट है? हाँ ना बोल भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि तरीका हमें पता है कि सिलेबस कैसे खत्म कराने, कौन से चैप्टर को किसके बाद कराने, किस तरीके से कनेक्ट कराने, वो हमें पता होता है। तो मैं आपको भली बात ही बता सकता हूं कि क्या पहले पढ़ के उसके बाद में क्या कराया जाए जिससे कि बच्चा कनेक्ट कर पाए। हाँ ना बोल भाई। तो सबसे पहले 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास मैंने हमेशा से कहा है 10th क्लास, 12th को उद्घाटन है, 10th क्लास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 12th क्लास। जो 10th में पढ़ा है वही 12th में पढ़ोगे और 12th स्टार्ट होगी। याद होगा 10th क्लास में मैग्नेटिज्म का भी पढ़ा होगा आपने, मैग्नेट के बारे में जाना होगा। इवन ये भी बताया कि हम तो ग्रेविटेशन में ही बता दिया था तुम्हें कुछ चीजें ऐसी एक्स्ट्रा, कि अर्थ है, बहुत बड़ी अर्थ है, अर्थ के अंदर जाओगे गर्मी बढ़ेगी, और अंदर जाओगे और गर्मी बढ़ेगी, और अंदर जाओगे गर्मी बढ़ेगी। अंदर जाते रहोगे तो मेटल्स होंगी मोल्टन स्टेट में मिलेंगी, लाजमी से आते हैं। वो आयंस होंगे, अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो आयंस भी घूमेंगे। आयंस घूमेंगे तो वहां पे क्या करंट आएगा, क्योंकि चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या आता है, करंट आता है, और करंट की वजह से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से हम कहते हैं अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अर्थ एक बहुत बड़ी क्या है, मैग्नेट। इसी वजह से कंपास का एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। कंपास का नॉर्थ इस तरफ दिखाएगा आपको, देखोगे तो, क्योंकि वहां पे अर्थ का साउथ था, अर्थ का साउथ था, इसलिए तो कंपास का नॉर्थ आया, क्योंकि अपोजिट पोल ही तो अट्रैक्ट करेंगे। जहां पे भी कंपास का साउथ होता है ना, वहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, और जहां कंपास का साउथ पोल होगा वहां अर्थ का नॉर्थ, और जहां कंपास का नॉर्थ वहां अर्थ का साउथ। ये होती है वास्तविकता। तो ये 10th क्लास से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो भी तुम्हें पता है। अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट, सुनना इस बात को। अगर किसी तार में से करंट जा रहा है, मान लो कोई वायर आपके पास में, इसमें से करंट जा रहा है, तो करंट की वजह से इस वायर के आसपास क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर में से करंट जाएगा तो उसके कारण क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल 10th क्लास में पढ़ा होगा, बेटा बी होता है। क्या होता है, बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, बी। बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट का सिंबल क्या होता है, आई। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल एम नहीं होता है, बी होता है। अच्छा, ऐसा यूनिट करंट की क्या होती है बताओगे मेरे को, एम्पियर।
बेटा उसी प्रकार से बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। सारे बच्चों ने सुना होगा। टेस्ला कार की बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ला यूनिट की बात हो रही है। हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया? बेटा वापस बोले, अगर किसी वायर में से क्या जा रहा है? बिल्कुल इजी है, हलवा है एकदम। अगर किसी वायर में से करंट जाएगा, प्रैक्टिकली सोचो, बाहर जो 60 फुट में देखो, 60 फुट गए हो अभी, वहां पे देखोगे आवाज आती रहती है, साउंड आता रहता है आवाजों से। तो अगर उन वायर के पास जाओगे, दोस्ती यारी निभाओगे, चिपका लेंगे ना अपने अंदर, आजा बेटा चिपक जाओ। तो आपने घरों को देखोगे तो उनके फ्लोर जो है थोड़े पीछे पीछे होके बनते हैं, पता है ना, ऊपर बनते हैं, ध्यान से देखा होगा तो, क्योंकि उसमें से करंट जा रहा है, करंट की वजह से आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। उसके ज्यादा पास जाओगे, खींच लेंगे, चिपका लेंगे। तो एक रेंज होती होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, जितना दूर जाएंगे वायर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वायर से दूर जाने पे कम होगा ना, और जब पास आओगे तो बढ़ेगा। मान लो अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। एक इंसान यहां खड़ा है और एक इंसान यहां खड़ा है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है, ऐसे मान लो। बेटा यहां से कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो आर ए है, ये डिस्टेंस कुछ होगी आर बी। बताओ ज्यादा दूर कौन खड़ा है? आर बी वाला। तो जो बी वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से ज्यादा दूर है, और जबकि ए वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में पास में या अंदर भी बोल लो। तो जितना दूर ज्यादा खड़ा होगा उसके चिपकने के चांसेस उतने कम होंगे, और जो जितना पास खड़ा होगा उसके चिपकने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसके चिपकने के चांसेस ज्यादा है इसके, क्योंकि जितना दूर होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। समझ पा रहे हो? यानी आर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम। आई रिपीट, आर जितना ज्यादा बी उतना। तो इन दोनों का रिलेशन इनवर्सली है डायरेक्टली? इनवर्सली। एक बात आई। अच्छा, करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी, भाई करंट बढ़ाते रहो तो बी भी बढ़ेगा। तो यानी करंट को बढ़ाने से बी बढ़ रही है, तो यानी इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली। बताओ डिस्टेंस आर ए की ज्यादा आर बी की ज्यादा है? आर बी की। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? आर ए की। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा अगर यहां से दिमाग लगा के सोचो तो बताओ आर क्या है? बी की ज्यादा है ए से, दिख रहा भाई? आर बी ज्यादा है, तो बी किसका ज्यादा होगा? बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए की ज्यादा होगी ना। अरे हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया? बेटा बी सिंबल किसका है? मेरा, तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड का। करंट का सिंबल क्या है? करंट के कारण क्या बनती है? अर्थ में भी यही हुआ था, करंट के कारण क्या बनती है? अब कहोगे सर मैग्नेट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। अच्छी बात है, आती है, कोई दिक्कत नहीं है। निकेल कोबाल्ट मटेरियल है ना, इनकी बनती है मैग्नेट, उनकी बात भी कर जाएगी। न्यूक्लियस नाम की कहानी कभी सुनी होगी मैग्नेट के बारे में? मैग्नस सुना कभी? नहीं सुना? इट्स ओके, कहानी में हमें कुछ करना भी नहीं है। मैग्नस नाम का इंसान था, लोहे की छड़ थी उसके पास में, वो बैठा था एक पत्थर पे, उसकी छड़ चिपक गई, लोगों ने कहा भूत, उसने कहा भूत, बाद में पता लगा मैग्नेट। पर ये सब बकवास बातें हैं, ये सब अनगढ़ंत बातें हैं, होती है ना तुम्हारी वास्तविकता में क्या बोलते हो? मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिर्फ ये मानते हैं ऐसे लोग। तो अगर मान लो बेटा ये मान लो कोई भी एक तार है, करंट जा रहा है, तो करंट की वजह से आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। उसके ज्यादा पास जाऊंगा तो चिपक जाऊंगा, और दूर रहूंगा तो कम चांसेस है चिपकने के लिए। इसीलिए 60 फुट में जितने भी घर हैं थोड़े पीछे बने होते हैं। लक्कड़पुर की कहानी की बात है, एक दिन मैं ऐसे जा रहा था यहाँ से, तो पुताई जो लोग पेंट वेंट करते हैं वो थोड़ा नीचे नीचे कर रहा था, और सामने से तार निकल रही थी, उसकी खोपड़ी पूरी चिपक गई थी, खोपड़ी पूरी चिपक गई थी, मेरे सामने की बात है, और जल गया, तो मर गया था फिर वो इंसान। इतना ही नहीं, प्रहलादपुर की आपने शायद कई बच्चों ने देखा भी होगा वीडियो, एक इंसान ने, वो अच्छा ब्लॉग नहीं पता, वो इंसान पूरा जल गया, उसे लट्ठे से हटा रहे हैं, मर गया। तो करंट से थोड़ा प्यार से पेश आओ, ठीक है, थोड़े हिसाब से, बड़ी तगड़ी वाली चीज है। हम भी करंट से डरते हैं, आग से डरते हैं, पानी से डरते हैं, बहरहाल बताना नहीं चाहिए था पर डरते हैं। तुम्हें आया ही नहीं आया? एक बात कठिन तो नहीं है बेटा, वापस बोलते हैं। अगर बताओ कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, अगर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा, इतना आना चाहिए। एक बात बेटे, एक बात होती है करंट एलिमेंट। क्या होते हैं? ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। बेटे करंट एलिमेंट है क्या? पर करंट एलिमेंट के पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज द एलिमेंट। अच्छा बताएं, एक वायर है लंबी सी, इसकी लेंथ एल है, कितनी है? एल। अगर इस वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा, बहुत छोटा सा, इस वायर का छोटा सा टुकड़े को एल दिखाएंगे, डी एल दिखाएंगे? ये तो पढ़ रखा है, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो डीएल पता है, छोटी सी लेंथ, छोटी सी, एक वायर का छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है इतना सा। अगर मान लो वायर टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ ऐसी हो सकती है वायर, होती है ना वायर, नॉर्मली कोई वायर उठाओ टेढ़ी मेढ़ी होती है, एकदम स्ट्रेट तो दिखती नहीं है। अच्छा बताओ, इस वायर पे अगर मैं यहाँ पे एकदम से इतना टुकड़ा ले लूँ और उसे ही देखूँ सिर्फ, तो मेरे को स्ट्रेट नहीं लगेगा क्या? हो
अगर मैं इस वायर के छोटे से टुकड़े को देखूं और जूम करता रहूं स्ट्रेट लगेगा ना वो, तो फील ले। अभी एकदम से पूरा सिस्टम देख रहे हो तो आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, पर आंख पास लेके जाओगे और पास लेके आओगे, छोटे से पोर्शन को देखोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्मॉल एलिमेंट डीएल ये रहा, तो बिल्कुल स्ट्रेट लगने वाला हूं, पहले पता होना चाहिए। तो एक वायर पे छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इसमें से करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट इस वायर में से। अब इस वायर में से करंट जाएगा तो इस छोटे से टुकड़े के अंदर भी से तो जाएगा या उसे छोड़ देगा? ऐसा थोड़ा होगा, वो तो हमने माना है एक वायर पे छोटे से टुकड़ा। तो एक वायर पे छोटे से टुकड़े को बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट, छोटा क्यों बोला? क्योंकि डी लगाए, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट। बेटा ये भी क्या है? छोटा सा स्मॉल एलिमेंट। बेटा अगर मान लो छोटा टुकड़ा ले, इसको स्मॉल एलिमेंट। तो कोई पूछे स्मॉल एलिमेंट क्या है? एक वायर पे छोटा सा टुकड़ा, इसको स्मॉल एलिमेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डीएल से। अब उसमें से करंट जा रहा है, तो बेटा फील है अगर इसमें से करंट जाएगा तो इस वाले पोर्शन को देखना है सिर्फ, थोड़ा जूम कर। ये ले लिया एलिमेंट, ये डीएल है और इसमें से क्या जा रहा है? करंट। तो सिर्फ इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को बताइए एलिमेंट है या नहीं है? पर करंट कैरिंग एलिमेंट है इसका नाम। रिपीट, करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट डीएल है वो किसको कैरी कर रहा है? करंट को। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? करंट कैरिंग एलिमेंट। नहीं आया तुम्हें? करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट और अच्छा लगेगा। करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, यानी एक वायर पे छोटे सा टुकड़ा लिया, वो डीएल है, स्मॉल एलिमेंट। पर जब करंट आएगा तो उसमें से ही पास होगा, तो करंट जो है इसमें से पास हो रहा है, यानी डीएल लेंथ जो है उसमें से करंट पास हो रहा है। या फिर ऐसे बोल सकते हो डीएल वाली लेंथ है वो करंट को कैरी कर रही है। किसको कैरी कर रही है? करंट को। तो क्या कहलाएगी? करंट कैरिंग एलिमेंट। स्मॉल बोल दो, अच्छी बात है। तो करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आनी चाहिए, वरना आगे आएगा नहीं। तो कोई पूछो व्हाट इज द स्मॉल एलिमेंट, मेरे हिसाब से तुम्हें पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करंट एलिमेंट, तुम्हें पता है। मैं बोलता हूं स्मॉल करंट एलिमेंट, वो भी तुम्हें पता है। क्या कैरी कर रहे हैं? करंट को कैरी कर रहे हैं। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा, जितना पास रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। डिस्टेंस के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन इनवर्सली होगा, ये आना चाहिए। करंट के साथ में डायरेक्टली। एक और चीज आपको आनी चाहिए बेसिक। अच्छा तो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगा कभी? बताओ साइन अगर बात करें थीटा भी होता है। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है बेटा, कॉस की बात थोड़ा हो रही है बेटा। साइन 180 भी कितना होता है? 0। बहरहाल वेव पढ़ के आए हो ना, भूल गए क्या? ग्राफ याद है बेटा? साइन की साइन यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, सब 0। 180 0, साइन का ग्राफ ऐसे तो बनता है। 0 भी 0। अरे हाँ ना बोल, ऊपर बना ले थोड़ा, फील यहां पे बता। यहां पे 0 है, यहां पे 180 है। साइन 180 क्या होगा? 0। और साइन 0 भी क्या होगा? 0। पता होना चाहिए तुम्हें। अगर कोई तुमसे पूछे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 0 पे 0 वैल्यू देता हूं, आई रिपीट 0 पे 0 देता हूं और 90 पे मैक्सिमम देता हूं, साइन होता है। मैं कह रहा हूं 90 पे मैक्सिमम रिजल्ट मिले मेरे को और 0 पे क्या मिले? 0। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? साइन थीटा। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं सारे बच्चों को पता होंगी, उनका इस्तेमाल होने वाला होगा। एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसका इस्तेमाल नहीं होगा टॉपिक में। वापस बोलूं, व्हाट इज करंट पता है? द फ्लो ऑफ चार्ज। द फ्लो ऑफ चार्ज 10th क्लास में पढ़ा था, उससे एक्सटेंडेड फॉर्म। किसी वायर में से करंट गया तो क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। या आ गया तुम्हें, पता लग गया। एक और छोटी चीज देख लो अलग से बेटा, अगर फील लें बताओ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पता है तुम्हें क्या होती है? चेंज डीबी। फील लो यहां पे बता, यहां पे अगर डीबी लिखा है, क्या लिखा है? डीबी। तो ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई। डीएल क्या है? छोटा सा है एलिमेंट। बेटा एक वायर का टुकड़ा ले लिया छोटा सा, ये रहा। बताओ डीएल है कितने? डीएल जूम करके बना दिया इतना बड़ा, ये देख डीएल दिख रहा है, ये डीएल ये इतना बड़ा दिखा दिया, ऐसा आराम से देख लिया। हाँ ना बोल भाई, बता इसमें से क्या जा रहा है? करंट। तो इसके अंदर से भी क्या आएगा? करंट। तो यहां से भी क्या आ रहा है? करंट। बताओ वायर की वजह से क्या आई थी? मैग्नेटिक फील्ड। एक टुकड़े की वजह से की बात करेंगे, सिर्फ टुकड़े की वजह से। करंट तो इसमें भी है, तो इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। हाँ ना बोल बोल। मान लो एक बाहर का एक पॉइंट ले लिया ऐसे रैंडम पी, कहीं भी, तो थोड़ा यहाँ ले लो, चलो थोड़ा एंगल पे पी ले लिया, कहीं भी ऐसी मर्जी जगह कहीं भी ले सकता, आपकी मर्जी है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे पी, ऐसे ले लिया, आगे वायर है, याद रखना। हाँ ना बोल। वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इस छोटे से टुकड़े की वजह से, आई रिपीट, इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लगानी है आपको।
नहीं पता लगा। आई रिपीट, एक छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लगानी, कुछ तो होगी। अरे एक वायर में से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अच्छी बात है। तो छोटे से टुकड़े की बात कर रहा हूं, सिर्फ छोटे से टुकड़े की वजह से। मान लो एक पॉइंट ले लिया P, इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, 5, 10, 30, 40, 50, कुछ तो टेस्ला होगी, कितनी, उसका कुछ फॉर्मूला तो होगा कितना, पर छोटे से टुकड़े की वजह से। तो छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी आएगी बड़ी आएगी, तो इसलिए तो डीवी लिख रहा हूं मैं। तो छोटे से टुकड़े की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं। ये अगर डीबी यूज कर रहा हूं तो क्यों यूज करूंगा, पता लग गया। तो अगर मैंने डीबी यूज करा इसका मतलब क्या है कि छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। एक नाम होता है बायट सेवर्ट लॉ, क्या होती है, बायट एंड सेवर्ट लॉ, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। हाँ ना बोल भाई, ये बायट सेवर्ट लॉ क्या बता रही है, क्या नहीं बता रही है। बायट सेवर्ट लॉ कहती है, लॉ है कुछ कहेगी, जैसे ओम्स लॉ कुछ कहती है, वैसे ये लॉ भी कुछ कहती है। अगर किसी वायर में से करंट जाएगा, क्या बोला, मेरे शब्दों को ध्यान सुना, अगर किसी वायर में से करंट जाएगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अच्छी बात है। आपने एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक, मान लो P ले लिया, तो उस वायर के छोटे से टुकड़े की वजह से, उस वायर के छोटे से टुकड़े की वजह से उस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये कौन सी लॉ ने बताया, बायट एंड सेवर्ट लॉ ने। कोई पूछे बायट एंड सेवर्ट लॉ क्या बताती है, एक वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बताती है। पूरी वायर की वजह से कितनी थी ये नहीं बताया था, या आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन में आएगा। पता लग रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किसने बताया था, बायट सेवर्ट लॉ। किससे पता लगाते हैं, बायट एंड सेवर्ट लॉ से। पूरी वायर की वजह से भी तो होगी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं बताया था इस लॉ ने, वो इनकी एप्लीकेशन आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में आई थी, वो बाद में पढ़ेंगे। यानी पूरी वायर की वजह से भी पढ़ाएंगे, छोटे से एलिमेंट की वजह से भी पढ़ाएंगे, दोनों अलग अलग डेरिवेशन होंगी। पता लग रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको करनी है। हाँ ना बोल भाई। तो पहली चीज क्या है, करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक है करंट एलिमेंट, ये सारी चीजें देखेंगे। पर एक और चीज देख लो उससे पहले, चेंज, क्या बोला, चेंज। मान लीजिए ऐसी कोई वायर है रैंडम, ठीक है, इसमें से करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। बेटा बता, कोई इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, बताओ उसी वायर के ऊपर खड़ा हुआ है, वायर पे ही है। अब मान लो मेरा हाथ देखना रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा चेंज आएगा नहीं आएगा भाई। यहां पे इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी ना भाई, अगर वायर पे करंट जा रहा हूं वहीं पे खड़ा हो जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी यहां पे, तो फील ले पा रहे हो। बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा। पर जब मैं इधर आऊंगा थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा नहीं आएगा, चेंज। मान लो यहां पे 100 टेस्ला है, कितनी है, तो जब मैं थोड़ा इधर आऊंगा कम तो होगी, क्योंकि दूरी आया कम तो हुई, अरे हाँ ना, जैसे दूर आऊंगा कम होगी थोड़ी, पर चेंज आएगा ही नहीं आएगा, चेंज आएगा या चेंज। वर्ड रिपीट कर दूं, चेंज बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जो पहले थी वो अब नहीं है, थोड़ा चेंज आ गया होगा। तो मान लो इस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री। पता लग जाएगा कैसे, थीटा किसके बीच का एंगल है बता दूंगा अभी। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैक्सिमम, पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 है। आई रिपीट, चेंज इन वो 0 है, यहाँ पे कोई चेंज थोड़ा है, यहाँ तो वही है मैक्सिमम वाली वैल्यू पे। चेंज तो जब आएगा जब मैं उससे इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा, मैं तो ओरिजिन पे ही खड़ा हूं अभी चेंज कहां से आएगा, चेंज तो जब आएगा जब मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊं। अब चेंज आ गया कुछ मेरे पे, अभी पोजीशन में चेंज कितना है, 0, यानी इस वक्त चेंज 0 है। पता लग जाएगा इसका मतलब क्या होता है। मान लो थोड़ी देर बाद इंसान यहां पे आ गया, तो ये ऐसे करके इधर आए, बताओ कुछ एंगल आएगा नहीं आएगा, थीटा चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में। थोड़ा और आया इधर, थोड़ा और ज्यादा चेंज आएगा, चेंज बढ़ रहा है, देखो चेंज बोल रहा हूं, चेंज बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते चेंज बढ़ता रहेगा, एक 90 पे भी तो आएगा। जब ये इंसान बालक यहां पहुंचेगा ऐसे करते करते, बताओ चेंज बढ़ रहा है कम हो रहा है, बड़ा चेंज लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 90 पे आएगा चेंज सबसे ज्यादा, चेंज सबसे, यानी डीबी की वैल्यू इस वक्त मैक्सिमम होगी, क्या होगी, पर वापस से नीचे आएगा, फिर देखो वायर के पास जा रहा है, क्या जा रहा है, तो चेंज कम हो रहा है, कम होकर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ पे चेंज 0, यहाँ पे चेंज मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट होता है डीएल। धीरे धीरे पता लग जाएगा क्या होता है, बता दूंगा। थीटा किसके बीच का एंगल हो तो ये पता लग जाएगा, अभी रैंडम देख रहे हैं थोड़ी चीजें। जब थीटा 90 डिग्री है तो डीबी की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। जब थीटा 0 डिग्री है उससे डीबी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 0 पे 0 देता हो और 90 पे मैक्सिमम देता हो, सिर्फ साइन का होता है। तो अभी मैं साइन का इस्तेमाल करूंगा तो आपको रिलेट मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या है थोड़ी देर बाद।
तो नहीं आया, झूठ बोल रहे हो? चलो बेटा, बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बेटा ये बेसिक बातें थी। बेटा बता दूं, चैप्टर पहला स्टार्ट नहीं होगा, चैप्टर 4th स्टार्ट होगा। कौन सा होगा? 4th, चौथा ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैंने बताया भी था शायद अभी। तो उसी की चीजें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें साइक्लोट्रॉन डिलीटेड है। लास्ट ईयर के जो बच्चे गए हैं ना, इनको मैंने साइक्लोट्रॉन पढ़ा दिया था कॉम्प्लीमेंट्री गलती से, फिर बाद में सिलेबस आया कि डिलीटेड है, ठीक है? पर आप में नहीं है, आप में नहीं है, तो आपको साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना। तो यानी बहुत चैप्टर छोटा हो जाता है, साइक्लोट्रॉन नहीं होता। पर इसके अंदर न्यूमेरिकल इतने होते हैं, भरमार होती है न्यूमेरिकल की, क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आपको क्वेश्चन ही तो करने। तो यह फील है बेटा। नो चैप्टर नंबर कौन सा है? 4th। आराम से फील लेना। अच्छा, 4th कराने के रीजन है, पहले बता दूं, ताकि आपको ढंग से कनेक्ट कर पाओ चीजें, इसलिए 4th स्टार्ट करा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कई ऐसी चीजें होंगी जो कि मजेदार तरीके से समझ में आएंगे अगर 4th पढ़ लोगे तो। कभी स्कूलों में चल रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, उसके कई रीजन है, इसलिए बता रहे, ठीक है? 4th पढ़ने के बाद फर्स्ट पढ़ो तो कसम खुदा की जान आ जाएगी चैप्टर में। मैं 4th के बाद फर्स्ट ही पढ़ा दूंगा, तुम कहोगे तो, पर फील आएगा उसके बाद में, क्योंकि आपको पता होगा चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या, इलेक्ट्रिक फ्रॉम द एक्सियल लाइन पता है, इलेक्ट्रिक फ्रॉम द इक्वेटोरियल लाइन क्या, गॉस थ्योरम क्या, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, सब में फील आएगा फिर आपको कि चार्ज आया कहां से, चार्ज का हो कैसे रहा है, सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, डायरेक्शन कैसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम कैसे निकल रही है, सब चीज आएंगी, पर धीरे धीरे। पहले ये करेंगे, हाँ ना बोल भाई? तो नोट नंबर पहला, नोट नंबर, जिन बच्चों को नहीं पता नोट मतलब क्या होता है, नोट मतलब ये होता है जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले की चीजें नोट है, पता लग रहा है? तो बेटा नोट नंबर पहला, नोट फर्स्ट ये है, कॉपी बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। बेटा एक वायर ली, वायर में क्या जा रहा है? करंट। बताओ वायर में करंट जाएगा तो आसपास क्या आएगी? ऐसे बनाओगे, नोट में ऐसे करना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, जो टॉपिक आएगा बताऊंगा। बेटा क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड, जो इतनी देर से बोला बस लिखना है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? बी होता है। यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी। यूनिट क्या है मैं जिक्र करूंगा बहुत सारी। बेटा नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, बेटा यदि अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दे, क्या कर दे? बढ़ा दे, तो बताओ बी भी बढ़ जाएगा। क्लियर? बेटा नोट नंबर तीसरा, अगर मान लीजिए आप जो है यहां पे एक वायर है, यहां ले ले इस जगह, बेटा एक वायर है, वायर में क्या जा रहा है? करंट। एक इंसान यहाँ है, एक इंसान यहाँ है, ये ए और ये क्या है? बी। ये कितना है? आर ए, और ये कितना है? आर बी। जितना दूर उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी बी और आर का रिलेशन क्या है? इनवर्सली। बहरहाल यहाँ पे मैं जो दिखाऊंगा तब स्क्वायर दिखाऊंगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं उसे। ग्रेविटेशन में याद होगा स्क्वायर लगाता, 9th क्लास में भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से आता है वो स्क्वायर, जो कि आप पढ़ते हो आगे। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन में भी करा होगा, वहां पे भी करा होगा, पर यहाँ वास्तविकता देखेंगे क्यों आता भाई आर स्क्वायर, पर वो आगे आएगा, पर बता देंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से आता है। अभी तो बता रहा हूं, ये बढ़ेगा वो कम होगा। अगर यहाँ पे आर को बढ़ा दे तो बी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ये 3 नोट है, आराम से डालिए, फिर धीरे धीरे टॉपिक पाएंगे। टॉपिक का नाम होगा बायोटेन से लो। क्या होगा? 3 मार्क्स की डेरिवेशन आती है आपके एग्जाम में, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे आज ही। लपेट इसे बेटा, हलवा चीज। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बेटा बिलर आ रहा था, बता तो दिया करो। बेटा आगे देखें, एक बात तो ये होगी बेटा, अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है तो उसके आसपास क्या आने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड। इतनी देर में तो समझ ही चुके हो। बेटा एक करंट एलिमेंट बताया था, स्मॉल एलिमेंट, वो भी लिख लो। बेटा नोट नंबर कौन सा है? चौथा। डालो नोट नंबर चौथा। बेटे नोट नंबर 4th है। बेटे स्मॉल एलिमेंट क्या है? स्मॉल एलिमेंट। बेटे स्मॉल एलिमेंट को डीएल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डीएल से। डी मतलब छोटा, एल मतलब लेंथ, छोटी सी लेंथ, वायर की छोटी सी लेंथ। तो कैसे दिखाएंगे? देखो ऐसे एक वायर ले लो और उसमें छोटा सा एक पोर्शन दिखा दो। ये क्या बेटा? डी एल ऐसे, और ये पूरी लेंथ क्या है? एल, ऐसे दिखा दो। क्लियर? बेटा इज कॉल्ड स्मॉल एलिमेंट। और यहीं पे एक और नोट, नोट नंबर क्या है बेटा? 5वां। बता क्या लगेगा? स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट कैरिंग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों ही शब्द सही है। तो स्मॉल करंट एलिमेंट, तो बेटा फिर अच्छा स्मॉल करंट एलिमेंट जो होता है ना, आइडियल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइडियल। एग्जाम आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एलिमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एलिमेंट? करंट यूज करा है, स्मॉल यूज नहीं, करंट एलिमेंट। यानी एलिमेंट तो है ही पर उसमें करंट भी है। क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द स्मॉल एलिमेंट। आई रिपीट,
करंट है और एक है स्मॉल, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है करंट एलिमेंट। व्हाट इज द करंट एलिमेंट? भाई दो का प्रोडक्ट है, किस किस का? करंट का और डीएल का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो करंट एलिमेंट आता है। हाँ ना बोलो भाई, यानी करंट वाला एलिमेंट, करंट वाला छोटा एलिमेंट, यही तो आइडियल। क्लियर? एग्जाम में आता है व्हाट इज द करंट एलिमेंट, प्रोडक्ट है। एक बात। दूसरी, अच्छा आई लिख दिया, डीएल लिख दिया, थोड़ा दिखा दो इसे बेटा। ये छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये डीएल हो गया, इसमें से जा रहा है करंट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? आइडियल को करंट एलिमेंट। हाँ ना बोल भाई, वायर में से करंट जाएगा तो छोटे से टुकड़े में से भी जाएगा। बार बोल रहा हूं, हम टुकड़े की बात करने वाले हैं आज की क्लास में। पूरी वायर की भी होगी, पर पूरी वायर की काफी टाइम बाद होगी, इसे चैप्टर में होगी, वो एंड में डेरिवेशन आती है कि पूरी वायर की वजह से किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो भी निकालेंगे, पर आज की क्लास में छोटे से टुकड़े की वजह से कितनी है वो निकालनी है। क्लियर है क्या? लपेटे से हलवा चीज। बड़े हो गए कुछ नोट। अच्छा, इन नोट कराए क्यों जा रहे हैं? कोई रीजन होगा कराने का? बड़े सारे नोट इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप बायट एंड सेवेट लॉ कर सको। क्या कर सको? बायट एंड सेवेट लॉ। बायट सेवेट साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने कुछ लॉ दी थी, वो लॉ क्या कहती है वापस बोल दूं? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बताएगी, पूरी वायर की वजह से नहीं बताएगी। जो शब्द बोल रहा हूं ना, कई बच्चों को पता ही नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। तो लिखो बेटा, हेडिंग डालो बायट एंड सेवेट लॉ, BIOT बायट। ये देख रहे हो, बी फॉर बीबी, हाँ टी, यस बेटा। हिंदी वाला भी बोल रहा है कि बच्चे फील ले रहे हैं कि सर बीबी तो वाइफ से होता है, डब्ल्यू से होता है, फील लेते हैं बच्चे, इसलिए। लाला शुभम जोशी ऊपर बेटा। बड़े टॉपिक का नाम क्या है? बायट एंड बड़े सेवेट लॉ, बायट एंड सेवेट लॉ। अपने अपने तरीके से बोल सकते हो कि फ्रेंच के लोग थे, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हम इंडियन लोग हैं। बेटा बायट एंड सेवेट लॉ, बायट एंड सेवेट लॉ क्या कहती है ये लॉ? इससे क्या निकालते हैं? एम क्या है इसका? टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लिखना नहीं अभी, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज द करंट विल पास थ्रू द वायर। किसी वायर में से करंट पास होगा तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पर सही तरीका नहीं है ये। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो छोटी सी होगी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द, किसकी वजह से आएगी वो? बेटा स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, एज द करंट विल पास फ्रॉम इट। पता लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो बेटा बायट एंड सेवेट लॉ के आगे डाल के डिफाइन लिख लीजिए। क्या लिखोगे एग्जाम में? टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फास्ट थोड़ा स्पीड से, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डीबी लिखेगा ब्रैकेट में, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डीबी लिख लिया ऐसे, एट एनी पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। तुम्हें नहीं आया? ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसका नाम क्या है? डीएल। जिसका नाम क्या है? डीएल। देखो ऐसे लिखना, डीएल लिख लोगे, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एज द करंट विल पास फ्रॉम इट। कंटिन्यू। अरे बताऊंगा, पूरा ध्यान से पढ़ाऊंगा, हिंदी में मतलब समझाऊंगा, ठीक है बेटा? एज द करंट विल पास फ्रॉम इट, हो गया? हाँ ना बोल भाई, एज द करंट विल पास फ्रॉम इट। अब मैंने करंट को देखो लास्ट में लिखवाया है, एज द करंट विल पास फ्रॉम इट, यानी उस छोटे से एलिमेंट के अंदर से जब करंट जाएगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आपको डीबी होगी, वो निकालनी है। इसका मतलब ये है, फील ले बेटा क्या बोल रहा हूं? जो लिखवाया उसका क्या लिखवाया? इसका मतलब ये तो डीएल है, इसमें से करंट जा रहे हैं, उस एलिमेंट में लास्ट में ये लिखवाया एज द करंट विल पास फ्रॉम इट। तो छोटे से टुकड़े में, जिस टुकड़े में करंट जा रहा है, उस टुकड़े की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसका अमाउंट क्या होगा वो बायट एंड सेवेट लॉ बताती है। तुम्हें नहीं आया यार? अब तो आ गया होगा यार, पक्का आ गया बेटा? जो भी एक वर्ड लिखा वो आना चाहिए। टू फाइंड द अमाउंट, क्या निकालना है? ये मान लेना पी पॉइंट है, इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बात खत्म। हाँ भाई ओम, क्या बता रही है बायट एंड सेवेट लॉ? उसका अमाउंट कितना होगा? वो छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बड़ी होगी?
क्यों भाई? क्योंकि लेंथ छोटी है, हाँ ना भैया? तो मैं नहीं आया, क्लियर है ना? तो अच्छा, पूरे की वजह से निकालनी है या नहीं निकालनी? निकालनी है, आगे निकालनी है, पूरी वायर की वजह से भी निकालनी है, छोटे से टुकड़े की वजह से भी निकालनी है। तो जब भी जिक्र होगा बायोटेन सेवर्ट होगा तो तुरंत बोलोगे, अगर टीचर भी गलती कर रहा है उसे ही बोलोगे, स्कूलों में होंगे तो कहते सर छोटे से टुकड़े की वजह से गलत पढ़ा रहे हो आप, टोक देना तुरंत ही, बैठ जा बेटा। आगे है क्या? एक बात, चलिए बेटा अब क्या कुछ डायग्राम, ये डेरिवेशन स्टार्ट हुई 3 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की। तो ये डिफाइन लिख दोगे, उसके बाद में क्या है? डायग्राम बनाओगे। अगर किसी वायर में से करंट जाता तो क्या आती है? एक ही बना देना, एक यहाँ बनाना बेटा, एक वायर ले ली और कहीं रैंडम एक पॉइंट ले लिया, पी मैंने ऐसे यहाँ पे देखा, एक पी ले लिया और मैंने क्या ले लिया? एक छोटा सा क्या ले लिया? एलिमेंट दिख रहा है, एलिमेंट डीएल। क्या है? डीएल, छोटा सा। इसमें से करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट। तो करंट इसके अंदर से भी आएगा, मैं इधर ही दिखा रहा हूं ताकि डायग्राम बेकार ना हो जाए। अब यहां से क्या मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, भाई डीएल से कुछ दूरी होगी ना, पी की कुछ तो दूरी होगी, हमें पता है, तुम्हें पता है, किसी को नहीं पता। लेट मान लेते आर है, कितनी है? आर, आर मान ली। यानी टेक ए पॉइंट पी, आपने एक पॉइंट पी लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एलिमेंट, एलिमेंट से दूरी ली है ना आर, तो ऐसी मान ली। इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि आर दूरी पे। तो छोटे से एलिमेंट तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसका अमाउंट क्या होगा? ये निकालना है और ये डेरिवेशन आपकी, सिंपल। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अब फील लेना, बताओ यहाँ पे डीएल और यहाँ पे आर कुछ एंगल है, दोनों के बीच में नहीं है, यहाँ पे कुछ तो होगा एंगल, थीटा। तो याद होगा अभी थीटा बढ़ा दें, थीटा किसके बीच का एंगल होगा? आर और डीएल के बीच का एंगल। तो थीटा ये क्या है? थीटा एंगल बिटवीन द आर एंड डीएल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? डीएल और आर के बीच का, यानी स्मॉल एलिमेंट और जिस भी पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड, उस एलिमेंट की वजह से जो उसकी डिस्टेंस है उनके बीच का एंगल। क्लियर है क्या? ये चीजें पता होनी चाहिए। एक बात, ये डायग्राम बना लोगे मेरे हिसाब से एग्जाम में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। इसके बाद में अच्छा, बायोटेन सेवर्ट लॉ के हिसाब से ना, जो इस एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो छोटी होगी, वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कितने फैक्टर पे? 4 फैक्टर पे। वो 4 फैक्टर कौन कौन से? देखो, पहला छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, पता लग रहा है छोटी सी लग रहा हूं? अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड किस वाले पॉइंट पे होगी? पी पे। किसकी वजह से? डीएल की वजह से। वो डायरेक्टली होती है करंट के। 4 फैक्टर बोले बायोटेन सेवर्ट ने, कितने बोले? 4। पहले फैक्टर उन्होंने ये बोला, समझ में आ रहे? दूसरे फैक्टर उन्होंने कहा जो डीवी होगा ना, ये डीएल पे भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जितना बड़ा एलिमेंट उसकी वजह से उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, लाजमी सी बात है। एक फैक्टर उन्होंने ये बोला कि डीएल पे डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर क्या बोला बताओ उन्होंने कहा डीवी जो होता है ना, वो साइन थीटा पे डायरेक्टली करता है। अब ये साइन थीटा का आया जिक्र, अब मैं गारंटेड बोल सकता हूं, जो साइन थीटा है सिर्फ इस तरीके से बोल देते हैं लोग कि ठीक है साइन थीटा है, क्या 4 फैक्टर होता है, ये होता है। क्यों डिपेंड करता है साइन थीटा पे? कॉस पे क्यों नहीं कर रहा, टेन पे क्यों नहीं कर रहा, क्वाड पे क्यों नहीं कर रहा? क्या दिक्कत है? साइन पे क्यों कर रहा है? इसीलिए वो वाला डायग्राम बताया था आपको, चेंज वाला। कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चेंज जो है मैक्सिमम पे, मैक्सिमम जो है 90 पे आ रहा था और 0 पे क्या आ रहा था? मिनिमम। तो ऐसा एक होता है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि साइन का है, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा नहीं है। बहरहाल एग्जाम में नहीं आएगा ये, एग्जाम में, बट जब भी उसे एक्सप्लेन कर लेंगे अभी थोड़ा और। तो बेटा 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द बायोटेन सेवर्ट लॉ 1 2 3, चौथा क्या था? डीबी जो होता है इनवर्सली होता है आर स्क्वायर पे। ये आर स्क्वायर क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ से, जो कि पढ़ोगे आगे। आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, वो कम होगी तो वो ज्यादा होगी, लाजमी सी बात है। वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, डीएल बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, एक एंगल की बात होगी। इन सारी इक्वेशन को मिलाओगे, कंबाइन करोगे, कंबाइन ऑल द 4 फैक्टर, एक इक्वेशन आएगी। याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऐसे पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, डायरेक्टली लिख लो, पढ़ा होगा अभी। ये इक्वेशन आई कैसे थी? याद होगा तो पहला फैक्टर था आर एल पे डिपेंड करता है, फिर आर जो है ए पे डिपेंड करता है, दोनों को कंबाइन करते हो, आर दोनों में कॉमन है, आर एल बाई ए लिखते थे और फिर ये हटाते थे, कुछ कांस्टेंट आता था, वहां रो आता था, क्या आता था? रो। ऐसे तो डेरिवेशन होती थी, यहां पे भी ऐसी होगी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, 1 2 3 और यहां पे 4 हो जाएंगी। कंबाइन ऑल द 4 फैक्टर, देन यू गेट द रिजल्ट। पता लग रहा है? पर हर बार कांस्टेंट रो आएगा ऐसा थोड़ा होता है, 11 पढ़ के आए हो, अलग अलग हो सकते हैं वो तो यहां पे कुछ और वैल्यू आती होगी, वैल्यू क्या है, वहीं से क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आ भी रहा क्या बोल रहा हूं? तो पहले डायग्राम ये बनाओगे, फिर डायग्राम ये बनाओगे, उसके बाद ये तो लिखोगे नहीं, ये तो 10th क्लास की बात हो रही है। हाँ ना बोल भाई,
करना क्या है, डायग्राम बनाने के बाद में कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखने हैं। क्या लिखोगे, पहला पॉइंट पी लो, पहले देख लो, यही लिख देते हैं बेटा। डायग्राम क्या, पहला पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट, टेक ए पॉइंट पी, आपने एक पॉइंट पी लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, है ना, फ्रॉम द करेंट एलिमेंट एट विच द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। उस वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, हाँ ना, बोल भाई, आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट डिपेंड अपॉन द 4 फैक्टर, 1 2 3 4, एंड कंबाइन ऑल द फैक्टर देन यू गेट द रिजल्ट। ये मैं बोलूंगा, पहले आप ये करो, ये करो, उसके बाद ये लिख लो, उसके बाद मैं बोलूंगा 4 पॉइंट, और जो भी बोलूंगा ना उसका एक एक अर्थात हिंदी में मतलब समझाया जाएगा लपेटे से। 28 गोल्ड की कहानी आती है, नहीं आती? कई सारी कहानियां हैं जो मेरे दिमाग में होती हैं, डिस्कस करेंगे तुमसे धीरे धीरे। चाय के कप की तो आती होगी, गुड। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, अभी मूड में नहीं हूँ, ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा, टेंशन मतलब बताई जाएगी, सारी कहानी बताऊंगा, गुड। मदर जिराफ की कहानी पता है तुम्हें? नहीं पता? कहानी होती है चाय के कप की, मदर जिराफ की, 28 गोल्ड की, 1 हैंड की, ओनली 1 हैंड की, सोशल मीडिया की, बहुत सारी कहानियां होती हैं जो कि गजब की कहानियां होती हैं, दिल खुश हो जाएगा ऐसी कहानियां होती हैं। हाँ ना, बोल भाई, तो मैं नहीं आया। अच्छा, बच्चों के ना टेस्ट में, अभी बच्चों की लास्ट क्लास में बात हो रही थी, मैं एक 12th के बैच को ले रहा था, तो मैंने उनसे टेस्ट के बारे में कहा कि आपका 2 क्लास बाद टेस्ट होगा। उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, सर अगर 2 टेस्ट बाद हमारे कम नंबर आ गए तो, क्योंकि 2 ही क्लास तो हैं, एकदम से कम नंबर आ गए तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे हम। गुड। फिर मैंने क्या कहा होगा, मैंने कहा बेटा हारी तो जीत है, असफलता एक चुनौती है। मैंने उससे कहा, कह रहा हाँ सर। मैंने कहा है ही नहीं, कहता है हाँ सर असफलता एक चुनौती है। मैंने मानना चुनौती है, क्योंकि कम नंबर रहेगा होगा तभी तो चुनौती आएगी। मैंने कहा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कह रहा हाँ करना चाहिए। मैंने कहा तू कहता है असफलता एक चुनौती है, कहता हाँ मैं कहता हूँ। फिर क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, कहता हाँ करना चाहिए। तो मैंने कहा उसे देख, उसमें कुछ सुधार कर, यही तो कर सकता है। और इंसान क्या करेगा, आपके हाथ में कुछ और नहीं है भैया। चुनौतियों को एक्सेप्ट करना सीखो और उस पर मेहनत करो, उसमें क्या कमी रह गई है देख लो और उसमें सुधार कर लो, यही तो मेहनत का काम है। अब हर चीज में सुखी मिल जाए तो फायदा क्या, संघर्ष कहाँ है फिर तुम्हारा, ऐसा थोड़ा अच्छी बात है। कष्ट उठाओ थोड़े बहुत, अब तुरंत ये लिखे हुए पूरे नोट्स मिल जाए तुम्हें, रात को सो सुबह उठो, ऑटोमेटिक तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो जाए। बायोडेन सेवेट लॉ बिना पढ़े, रात को बोला कल सुबह मेरे को बायोडेन सेवेट लॉ चाहिए, बोर्ड पे लिख के सोए, सुबह उठे एक्सपर्ट बायोडेन सेवेट लॉ के बारे में सोच रहे हो। कौन किससे पढ़ेगा, नहीं होगा, ऐसा थोड़ा होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, कभी हम भी तो 12th के स्टूडेंट रहे होंगे, यहां हम पेड़ से निकले थे, खजूर पे तो अटके नहीं है, हमने भी स्टडी की, कड़वी फले खाई हैं, कड़वी जड़े नॉट फले। फिर लो टॉपिक से भटक जाएंगे। इतना आया नहीं आया? अच्छा आया। कुछ पॉइंट लिखने के लिए बोले थे थ्योरी के, बेटा पहले पॉइंट लिख लो, इसके नीचे ये मत नोट करना, पहले पॉइंट लिखना। अच्छा, टेक ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, भाई आर डिस्टेंस पे लिया ना आपने एक पॉइंट पी, एंड टेक ए, भैया लिख लो, टेक ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, टेक ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द करेंट एलिमेंट, take a point P at a distance of R from the current element at which the magnetic field intensity क्या बेटा, and take a point P at a distance of the R from the current element at which the magnetic field intensity is to be find out, at which the magnetic field intensity। अच्छा बता दें, कई बच्चों को पता ही नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अरे एक ही चीज है, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट, अमाउंट मींस क्षमता, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट, डन। यानी हमने सिर्फ इतना बोला है, आपने एक पॉइंट पी लिया एंड टेक ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ द आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। हिंदी अनुवाद क्या है इसका, कि आपने एक पॉइंट पी लिया है जो कि आर दूरी पे, वो आर दूरी जो है एलिमेंट के बीच से, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं मतलब,
और उस वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट निकालना है। ये हिंदी अनुवाद है, एक बात होगी। अच्छा नीचे एक और पॉइंट लिख लो, द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट, ड्यू टू द करंट एलिमेंट, आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट पॉइंट P पे, द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट्स इज डिपेंड अपॉन द फोर फैक्टर, इज डिपेंड अपॉन द फोर फैक्टर। पता लग रहा है हम क्या कह रहे हैं? हाँ तो हम कहां पे थे, कहां रुकी थी वीडियो? वो 4 हाँ बेटे ऊपर देख लें। तो बेटे dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आइडियल साइन थीटा और डिवाइड बाय r स्क्वायर। यस सर। और बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, है कांस्टेंट। इसी कारण बता रहे थे, वीडियो रुकी थी, ऊपर देख लो आराम से। बेटा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो कैसे करोगे, आराम से देखो, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, इसको डायरेक्ट कांस्टेंट है, पूरी वाली पीछे वाली वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यू क्या है, आई है dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये वैल्यू तो रहेगी। अब कांस्टेंट कुछ वैल्यू तो होगी इनकी। बेटा इसकी जो पूरी वैल्यू होती है, पूरे की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की होता है, 10 की पावर -7 होती है। कितनी होती है? 10 की पावर -7। ये वैल्यू सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। आई रिपीट, 10 की पावर -7 पूरे की बोलिए। यानी मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इस पूरे की वैल्यू होती है कितनी, 10 की पावर -7। अगर म्यू नॉट की निकालेंगे तो कितनी होगी, 4 पाई इनटू में 10 की पावर -7, 4 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी। अरे जैसे 11th क्लास में होते थे वैसे यहाँ पे भी। हाँ मेरे से इतनी गलती हो सकती है, मेरे फॉर्मूले में इतना एरर आ सकता है, ज्यादा एरर नहीं आ सकता, ये बताने की कोशिश हो रही है। 10 की पावर -7 बस। तो बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो म्यू नॉट कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा यूनिट की बात कर लें, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होती है। कैसे आती है मैं ड्राइव करवा दूंगा अभी। ये यूनिट आई कैसे, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स पर कैसे आई बताएंगे, अभी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आना बोले इतना आया ही नहीं आ गया। अब बेटा यही क्या आपका फार्मूला, यही क्या है फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला। सुनो याद कैसे करना है, dV = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। आइडियल sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये ऑर्डर चेंज मत करना, पर याद नहीं होगा। dl i करोगे याद नहीं होगा, आइडियल sin थीटा याद होगा, फैक्ट है। एक लाइन में जो बोले ना आइडियल, आइडियल sin थीटा याद होगा डिवाइड बाय r स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, dV = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द, बहुत बढ़िया, dl एंड r, या फिर कुछ बोल सकते हो, r एंड dl के बीच का एंगल है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10 की पावर -7। यूनिट की टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ड्राइव भी कर दी जाएगी। इतना आया नहीं यार, ये डेरिवेशन यहां खत्म हो जाती है बस, सिंपल। अरे भाई 12th क्लास इजी है, शुरू होगा टॉपिक और खत्म भी होगा तो पता नहीं लगेगा, खत्म भी हो गया बस। ऐसी है 12th क्लास, कठिन लगी? झूठ बोल रहे हो। एक बात ये, अब इनके वेक्टर फॉर्म में करेंगे, इसे करेंगे वेक्टर फॉर्म में। आप बेटा लिखो, अच्छा मैग्नेटिक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डायरेक्शन भी होगी। फिर लो इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। देखो एग्जाम में मान लो आया एग्जाम में कि बायोटेन-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म में करनी है, तो कैसे करोगे, पहले तो इतनी पूरी करोगे, उसके 2 स्टेप और कर दो, कि बता रहा हूं बस, है ना बोल भाई। बेटा ये बताओ पहले तो, अगर आपने 11th क्लास पढ़ी है तो वहां पे पढ़ा होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, बटे a b sin थीटा पढ़ा था बेटा, ये प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में a b sin थीटा होता है। फिर लो अगर मान लो a की जगह लिखा है, मान लो ऐसे लेट dl, क्या लिखा है dl, ऐसे मान लो, और b की जगह लिखा है r, क्या लिखा है r, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, dl r sin थीटा, यही बनेगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इस वाले फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, तो पहला स्टेप r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड करो, पता लग जाएगा क्यों। फिर लिख db वेक्टर निकाल रहे हो, बता म्यू नॉट अपॉन में क्या है 4 पाई, वहां पे है i है dl है sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। मैंने कहा r से मेरे को मल्टीप्लाई करना है एंड r से क्या करना है डिवाइड, तो r ऊपर लिया, r ऊपर लिया है। पता भी क्यों करा, फिर लो रटना नहीं, क्यों कर रहे भाई मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करे, क्योंकि ये बताओ अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हटाना पड़ेगा sin थीटा। अरे वेक्टर फॉर्म में तो ये है ना, ये थोड़ा ना है, इस तरीके से लिखोगे ना, तो उसके लिए sin थीटा हटना चाहिए ना, यहाँ sin थीटा नहीं होना चाहिए।
और sin थीटा हटाओ, पर दिक्कत वाली है थीटा वहां पर, थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर, पर ऊपर आर ही नहीं है, ऊपर आर ही नहीं है भाई, हटेगा तो जब डीएल आर sin थीटा होगा, तो डीएल है अच्छी बात है, sin थीटा अच्छी बात है, आर नहीं है। और थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर, क्योंकि क्वेश्चन ये है मल्टीप्लाई डिवाइड करा इट्स ओके, पर आर से क्यों करा ये भी तो पता होना चाहिए, इसलिए करा ताकि थीटा जो है पता है मैं किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर के बीच का, तो आर आ जाएगा तो मैं हटा देंगे आसानी से, तो आसानी से हटा सकते हैं। तो आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, ये करना है आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। अब फिर क्या हुआ? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, देखो फिर लो ये पूरी वैल्यू दिख रही है, इसे कैसे लिख सकते हैं? आई डीएल और आर इकट्ठे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में sin थीटा, और डिवाइड में क्या आ गया? आर क्यूब। अब ये पूरे की जगह मैं ये नहीं लिख सकता, अब sin थीटा भी हट गया, अच्छा भी हो गया, वेक्टर फॉर्म में भी आ गया। तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा बताओ यहाँ पे? dv वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? आई, तो आई आ गया, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये है dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर, पता लग गया कहां से आया? इस पूरे की वैल्यू उठा के ये रख देंगे, ठीक है ये और डिवाइड में क्या r क्यूब, तो ये किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। इतना याद रखना, कटिंग नहीं है, 11th क्लास की चीज है। अगर किसी बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता कृपया आके वीडियो देख लो 11th क्लास की, डली होगी क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से। और इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, ए और बी बीच में क्रॉस लगाए तो फॉर्मूला ये होता है, अगर ये होगा तो फॉर्मूला ये होता है, मान लो इतना होता है, क्लियर? तो r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड करके वैल्यू हटा के ये वैल्यू डाल दी यहां पे, ये कर दिया। अरे आगे होगा, नोट करने का सही तरीका सही रखना। कैसे नोट करना है? पहले तो ये कर लोगे, ये हटाओगे, ये आएगा, इसकी वैल्यू कितनी? 10⁻⁷ यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स, पता लग जाएगी कैसे आई वो भी। उसके अंदर करोगे इन वेक्टर फॉर्म, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, और ये इसके साथ में ये नोट करोगे, मैंने इसके साथ में लिखा था, याद होगा तुम, जैसे लिखा था वैसे ही नोट करना है। और उसके बाद में ये चलेगा, और जब ये आएगा उसके साथ में ये दिखाओगे यहाँ पे, और यानी पुट करके दिखाएगा, पुट करने के बाद में वो आएगा, पता लग गया? नोट डाउन करो। बड़े एक है इन वेक्टर फॉर्म में आपने डीवी को भी निकाल दिया, हाँ ना बोल भाई? यस सर। अच्छा डीवी की डायरेक्शन कौन बताएगा? डीएल और आर। अमाउंट तो यहां से निकाल लोगे, अमाउंट कितना अमाउंट है, डायरेक्शन कौन बताएगा? डीएल और आर, यहां से डायरेक्शन बताएगी, कैसे कुछ करके दिखाओ एग्जांपल, तब माने। तो एक क्वेश्चन कराता हूं, क्या कराता हूं? सेकंड टॉपिक में फील तो है, बढ़िया है बताओ, आई कैप जे कैप के कैप इसके बारे में पता है तुम्हें? 11 में अच्छी तरह पढ़ा होगा। आई कैप मींस एक्स एक्सिस, यस सर। जे कैप मींस वाई एक्सिस, और के कैप मींस जेड एक्सिस। बड़ा फील लीजिए, यहाँ पे क्या है? अगर आई के ऊपर कैप लिखा मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, बड़े जे के ऊपर कैप लिखा मतलब वाई एक्सिस, और अगर आपका के के ऊपर कैप लिखा मतलब जेड एक्सिस। ये 11th क्लास में पढ़ा? यस यस सर। हाँ ना बोल भाई? अच्छा ये वो डेरिवेशन खत्म, वो डेरिवेशन खत्म, वो जो बाइट एंड सेवेंथ लॉ का टॉपिक था वो खत्म हो गया। इसके आगे देख रहे ठीक है, एक ये पता होना चाहिए, एक नोट ये पता होना चाहिए 11th क्लास के, बहरहाल बता दूं 11th क्लास का यूज नहीं है, सोच रहे सर हर चीज में तो 11th ही आ रही है, टेंशन मत लो इतनी है बस, सर नहीं। बट ये क्या है? आई है, जे है, और ये क्या है? के। बताओ अगर आई को जे से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई? आई को अगर जे से करोगे तो क्या आएगा? के। बताइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। यही मैं ऐसे करके इसको इससे कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज कर रहा हूं, अगला जो है वो आएगा, ये तो पढ़ा होगा। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या होते हैं बताओ? अगर मैं जे को के से मल्टीप्लाई करूं तो क्लॉकवाइज आ रहा हूं, तो अगर जे को के से करेंगे तो अगला क्या आएगा? आई आएगा, प्लस बड़े अगर मान लो के को मैं आई से कर दूं तो कितना आएगा? जे। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। एंटी क्लॉकवाइज मान लो आई को के से कर दो, आई को के से, तो अगला क्या है? जे और माइनस आई, पता लग गया? एक और ले लो, के को जे से कर दो, कितना आएगा? माइनस आई, नेगेटिव आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है माइनस, क्लॉकवाइज है प्लस, इतना तो आता होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, पहले से लपेटो उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन जो कि तुम्हें आ जाएगा, बचकाना क्वेश्चन है कि डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करोगे, ऐसा डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है, उसके अंदर यूनिट दिखाएंगे, क्या है? यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज बताएंगे, लपेटो से पहले भाई ऊपर देख। तो आई है, जे है, के है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और बेटा ये भी आपको आता ही होगा। न्यूमेरिकल अब देखो कैसा है, बिल्कुल सिंपल सी। अब बेटा होमवर्क शीट आपको मिल जाएगी जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने, कोई नहीं होता पूछ सकते हो, ठीक है?
पर 5 के 5 लगाने हैं, और इन केस नहीं भी होता तो भी टाइम दिया जाएगा आपको उनके लिए, है ना बोल भैया? फील लो। बट यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला है कि मान लीजिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सारे बच्चे जानते हैं, बट ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये z ले लिया। अच्छा बता दें x y z कहीं भी हो सकते हैं, ये मैंने कई बार बात बोली है, क्योंकि एक बच्चे ने बोला सर x, उससे लगा x नहीं होता है, अरे x y ले लो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बिकॉज़ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा मैंने एक p पॉइंट ले लिया x एक्सिस पे, ये p पॉइंट है, बाय टेंस से मतलब इतना ही सोचना, और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट dl क्या है, dl। बताओ एलिमेंट कौन से एक्सिस पे, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो किस पे, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली किसकी वजह से निकाली, dl की वजह से, हाँ ना बोल भाई? पर मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी तो होगी, हमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करना, तो डायरेक्शन पता लगाना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। अगर अब बताओ यहां से करंट भी जा रहा होगा, तो करंट कुछ ऐसे करके जा रहा है, तो इसमें से पास ही हो रहा होगा करंट ऐसे लेके, तो वायर है उसमें से करंट जा रहा है ऐसे लेके, हाँ ना बोल भाई? ऐसे लो ना, डॉटेड लगाओ इधर, ऐसे लो, एक वायर होगी उसमें से क्या जा रहा होगा करंट, और जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बोल रहे हैं, p पॉइंट। क्लियर है? तो आपको डायरेक्शन निकालनी, क्या निकालिए, डायरेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p पे निकालिए, ये क्वेश्चन सिंपल, डायरेक्शन निकालनी है, अमाउंट निकालना, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म यूज करोगे, बिना वेक्टर वाली वेक्टर फॉर्म यूज करोगे, आओ बेटा यूज करो, db वेक्टर इज इक्वल टू, बोला कितना, तो थोड़ा ऊपर से लिखो बेटा, db वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बोला i बेटा, dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, यही होता है। dl कौन से एक्सिस पे, y, y मींस j क्या, यस सर, y मींस db के डायरेक्शन, सिर्फ ये क्वांटिटी बताइए, ये याद रखना, और उसको लेना देना नहीं है, डायरेक्शन तो सिर्फ ये दोनों बताएंगे। देखो कैसे करेंगे बेटा, db वेक्टर एज इट इज कॉपी पेस्ट, म्यू नॉट कॉपी, i कॉपी, और डिवाइड में क्या है 4 पाई, ये लिखा है। बताओ dl लिखा है, dl कौन से पे, y पे, यानी dl के साथ में आएगा आपका j क्या, समझ आ गया बेटा? क्रॉस, क्रॉस में क्या है r, r किस पे बताओ, r है आपका, अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस r है, कितनी है r, भाई dl से वहां से देख डिस्टेंस r है, कौन सा x, तो क्या आएगा i क्या बात है, और डिवाइड में क्या है r, वो तो सेम ही चल रहा है सब कुछ, आपको सिर्फ ये देखना है कौन से एक्सिस में वो वैल्यू लगा देनी है बस, अब कुछ मत करना, सेम कॉपी पेस्ट, db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, i तो i, वापस से वैसे लिखो जैसे फॉर्म में था, dl और r को वापस से वैसे लिख दो, देखो dl है और क्या r तो i, बेटा j और i है, पहले क्या है j और फिर क्या है अलग निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया, सेपरेट, समझ आ रहे? और डिवाइड में क्या चल रहा है r, तो ये क्वांटिटी तो वैसे ही जैसे पहले थी वैसे रही, हाँ ना बोल भाई? पर बात करें इसकी तो वो क्या है j और i, j क्रॉस i क्या होता है, दिमाग से माइनस क्या होगा, ये j क्रॉस i की बात होगी, तो j से i यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रही, तो क्या आएगा माइनस k, क्या माइनस k मतलब k क्या होता है, z एक्सिस, तो नेगेटिव अलोंग द z एक्सिस, तो यहां लिखोगे द, ऊपर लिखो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव अलोंग द z एक्सिस, भाई नेगेटिव z में ना, k मींस z, नेगेटिव z एक्सिस में डायरेक्शन होने वाली है, तो डायरेक्शन ऐसे निकालें। अच्छा इतना लंबा कहीं को क्यों नहीं करती, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, फील लो, db वेक्टर इज इक्वल टू में क्या कर सकते हो, बोलो डायरेक्ट, बड़ा डायरेक्शन तो यहीं से पता लगेगी, यस सर, तो सीधे लिख दो यार, dl वेक्टर क्रॉस में क्या है r वेक्टर, ऐसे निकालो फॉर्मूला, आना बोलो यहां वैल्यू डाली, यहां वैल्यू डाली, निकाल दिया भाई, dl क्या है j क्या, ये क्या है i क्या, j क्रॉस i k पर माइनस वाला, आना बोलो निकल गई डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे करने हैं, नंबर देख के, अगर मान लो आपका 2 मार्क्स में आ रहा है, मेरा 2 मार्क्स नहीं आते, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लिखने का तरीका यही है, पता लग गया? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसकी पोजीशन यहाँ कर दो, इसको यहाँ ले लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक्सिस चेंज करो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हाँ ना बोल भाई, इससे रिलेटेड एकाग्रता होनी नहीं चाहिए, अरे बड़े मुश्किल में शब्द निकलते हैं ऐसे। आइए बच्चों फील है, तो क्लास की एंडिंग होने वाली है, पर अपनी एकाग्रता को भंग मत करने देना। बड़े आगे बेटा यूनिट डायमेंशन वो देखेंगे, यूनिट ऑफ
डायमेंशन, क्योंकि जरूरी है यूनिट डायमेंशन पता तो होनी चाहिए। पर बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन की, तो जिस फॉर्मूले की वजह से निकालूं, क्योंकि बताओ आप लोगों ने 11th वाले बच्चों को पता है किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगर फॉर्मूला नहीं पता तो डायमेंशन नहीं। आसान सी बात, यानी बिना फॉर्मूले के डायमेंशन आ नहीं सकता। यस सर। अगर डायमेंशन निकाला तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। बटोले से यस सर। तो पहले बात करेंगे आज की क्लास में एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही थी, और जब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया तो उसमें एक म्यू नॉट का जिक्र हुआ है। किसका हुआ है? म्यू नॉट का। इसकी यूनिट भी होती है, कितनी होती है? टेस्ला मीटर एम्पीयर अंदर। कैसे आई? इसका डायमेंशन भी होता है। क्या है वो बताओ। पहले तो बता दो मेरे को कि बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। आओ डायमेंशन की बात, बड़े वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। यूनिट डायमेंशन के लिए, यूनिट ऑफ डायमेंशन के लिए स्टार्ट करेंगे। यस सर। बताओ अगर बात करें F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अभी कई बच्चों को तोते उड़ोगे सर क्या लिख दिया ये? बड़े ये फॉर्मूला है लॉरेंज फोर्स का। किसका है? मैं बोल रहा हूँ वो बोल लो। इसका है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। अभी मान लो बड़े फॉर्मूला जो है चैप्टर नंबर 4 का। इसका है कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो? 4th पढ़ रहे हो। आज से 2 क्लास बाद, आज से 2 क्लास बाद इस फॉर्मूले के बारे में जिक्र करा जाएगा लॉरेंज फोर्स। वहीं आता है टॉपिक, वहां से मैंने अभी उठा लिया तुरंत ही, ताकि आपको मैं डायमेंशन समझा सकूं। तो ये सब लॉरेंज फोर्स होते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसमें एक फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। उसका फॉर्मूला ये होता है, चार्ज पार्टिकल क्यों जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है वो जिसमें एंटर कर रहा है मैग्नेटिक में थीटा एंगल, जिस एंगल पे एंटर कर रहा है। खाना बोलो भाई। पर ये अभी नहीं, आज से 2 क्लास बाद आएगा। मान लो ऐसा फॉर्मूला होगा। अच्छा बताओ बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है? अच्छा बताओ थीटा का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनलेस। अरे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस बताइए। एंगल इज डायमेंशनलेस बट इट हैज यूनिट बड़ा हुआ। वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin थीटा का डायमेंशन होगा कुछ ना, डायमेंशनलेस फील्ड हो गया। तो ये तो हो गया डायमेंशनलेस, खत्म। बताओ बी का निकालना कैसे निकालेंगे? फोर्स डिवाइड बाय क्यू और v इज इक्वल टू b। ऐसे आएगा बेटा। वापस होती फॉर्मूला कैसा रहे वो 2 क्लास बाद आएगा। अभी मान लो ऐसा हो गया, अभी सिर्फ b के बारे में देखना है। बताओ f क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन mlt-2। बड़े चार्ज है, चार्ज का 80 होता है। क्या होता है? 80 बता दूंगा। v और वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस बेटा 1 होता है, lt माइनस 1। अच्छा चार्ज क्या है? i इज इक्वल टू q बाय t। 10th क्लास पढ़ा होगा बड़े। चार्ज कैसे निकालो? q2 आएगा फॉर्मूला। बताओ करंट का आपका डायमेंशन एम्पीयर ही तो होता है, जो उसकी यूनिट होती है वो इसका डायमेंशन होता है। टाइम का कैपिटल t, तो चार्ज का कितना आएगा? 80। तो इसीलिए मैंने चार्ज किया क्या लिख दिया? 80। अब वेलोसिटी का बच्चा जानता है lt-1 होता है ना भाई। अब बेटा फोर्स का भी आता होगा, क्या होता है ये? तो ये वेलोसिटी लिख दिया। तो कट क्या रहा है? ये t से t कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस। कैंसिल। तो क्या m, अच्छा l से l भी कैंसिल, तो m आया। a ऊपर आके क्या होगा? -1। तो a -1 t -2 किसका डायमेंशन आया? t का। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ये होगा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। बी का बहुत काम आएगा। देखो 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में, 6th चैप्टर में, 7th चैप्टर में इसी का काम आने वाला है। बार बार काम आएगा। तो जो चीज बार बार काम आएगी, जैसे फोर्स याद रहता था mlt-2, वैसे मैग्नेटिक फील्ड याद रखो। क्या होते हैं बड़ा? एम भी होते हैं, एम्पियर भी आएगा और वहां पे t-2 आएगा। देख लो भैया, मान भैया एम्पियर आ रहा है और t-2 भी आ रहा है। एम्पियर में इन्वर्स बात है। अगर यही बात करें म्यू नॉट की, किसकी करें? म्यू नॉट। एक बात तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट याद है? म्यू नॉट परमेबिलिटी बोलते हैं इसे। तो इसका डायमेंशन क्या होता है बताओ? ये आया कहां था? एक फॉर्मूले में आया तो जिस फॉर्मूले में आया तो उस फॉर्मूला पकड़। क्या था फॉर्मूला? dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन में r²। ये बायटेन सेवेट लॉ का फॉर्मूला था विदाउट वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर डिवाइड बाय r की क्यूब होता है। क्यूब क्यूब क्यूब। क्लियर? बता बेटा फिर ले यहां से अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहते हो तो सारी चीजों को एक तरफ पटक दो। बता dB इनटू में 4 पाई इनटू में r² डिवाइड में क्या आएगा? i dl sin i dl sin इज इक्वल टू में क्या आएगा? म्यू नॉट। बेटा ये तो डायमेंशन लेस हो गया। यस सर। बेटा 4 पाई भी नंबर हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। बचा क्या? dB r² डिवाइड बाय i और dl इज इक्वल टू म्यू नॉट।
मतलब डीबी क्या मैग्नेटिक फील्ड तो है? क्या फर्क पड़ता है, माना छोटी मैग्नेटिक फील्ड है पर है तो मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन तो वही रहेगा। बट डीबी का डायमेंशन क्या होगा? m a - 1 t - 2। बेटा ये क्या r स्क्वायर, r डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है l, तो l और ऊपर 2 ले रहा तो l2 हो गया, डिवाइड बाय करंट। बेटा चार्ज का क्या होता है? करंट है, चार्ज का at होता है, करंट का a होता है, a लिख दिया तो आनी चाहिए डायमेंशन। बड़े dl छोटी सी लेंथ है तो लेंथ l, a से a कटेगा नहीं, l से l कट जाएगा। बता देख m आ गया, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस a माइनस, यहाँ पे क्या t माइनस, ऊपर एक l भी बचा है, एक l भी यहाँ लिख देता हूँ, एक t माइनस 2 तुम्हें नहीं आया, अरे l से l कटेगा तो l भी तो बचा था, तो ये किसका डायमेंशन आया? तो ये भी आना चाहिए। यानी म्यू नॉट का कोई डायमेंशन पूछे तो क्या होगा? m होगा, l होगा, a - 2 होगा, t - 2 होगा। b का कोई पूछे m होगा, a - 1 होगा, t - 2 होगा, बस वहां पे -2 लगा, वहां पे एक l आ गया इसमें। देखो भाई ये डायमेंशन तो आपने निकाल लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी दिक्कत है फॉर्मूला कहां से आया, वो दिक्कत 2 क्लास बाद दूर हो जाएगी। वो दिक्कत दूर हो गई तो ये भी आ जाएगा, और ये दिक्कत तो दूर हो चुकी है, ये आना चाहिए। करंट का आना चाहिए, करंट का क्या होता है? एम्पीयर, जो उसकी यूनिट होती है वो इसका डायमेंशन होता है। टाइम का t होता है, चार्ज का निकाल ही लोगे। आया नहीं आया? तो लपेटो वैसे तो उठाओ पटको। बड़े फील है आगे, तो बेटा यूनिट आ गई नहीं, अभी यूनिट नहीं, डायमेंशन है। क्या है डायमेंशन? तो b का डायमेंशन क्या होते हैं? बड़ा m होगा, a - 1 होगा, t - 2 होगा। यूनिट क्या होगा? m होगा, l होगा, आपका a - 2 t - 2, इतना आ गया। बेटा बात कर लेते हैं यूनिट पे, किस पे कर लेते हैं? यूनिट पे। बेटा याद है यूनिट की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, मीटर, एम्पीयर, इनवर्स। कहां से आई वो भी देखिए। बेटा यूनिट मतलब यूनिट ऑफ किसकी? म्यू नॉट की, परमेबिलिटी की। कैसे निकालें? बड़ा यूनिट की फॉर्मूला से आती है। फॉर्मूला क्या होता है? dB = म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बोल बेटा I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। बेटा म्यू नॉट की निकालनी है, आराम से देखो। बेटा dB क्या होती है? टेस्ला। निकाल लो पहले तो। देखो इसकी भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, देखो हटाई दो, बचा क्या? म्यू नॉट निकाल लिए, I dl r स्क्वायर। बेटा dB के साथ में क्या आएगा? r स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा? I और dl इक्वल क्या आएगा? म्यू नॉट। बताओ dB की क्या होती है? टेस्ला। आप ही ने बोली। r दूरी है, दूरी की मीटर होती है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा। करंट की एम्पीयर होती है, और dl है तो लेंथ ही छोटी, मीटर ही होगी। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो टेस्ला आया, मीटर आया, डिवाइड में एम्पीयर आया, पावर 1 है। ऊपर लेके आओगे टेस्ला, यहाँ लिख दो टेस्ला, मीटर, एम्पीयर, इनवर्स किसकी आएगी? म्यू नॉट। हाँ भाई फील लें, तो ये वीडियो तंग कर रही है बहुत, फील लें। तो टी एम ए इनवर्स, ये की यूनिट आ गई। क्या की यूनिट? यूनिट आई है किसकी? म्यू नॉट की। एक बात तो ये होगी। अच्छा थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले क्या? जो मैं लिखने आ रहा हूँ लास्ट है, फील हो रहा है कब से लास्ट हो रहा है, अब नहीं होगा, आखिरी बेटा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोल बेटा क्या होती है यूनिट? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया है, तुम क्या बात करते हो। टेस्ला क्या होती है? बच्चा भी याद, और भी यूनिट होती होगी बेटा। एक टेस्ला ना 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। आई रिपीट गॉस, गॉस भी यूनिट होती है। अरे मीटर सेंटीमीटर होता है, इधर गॉस भी होती है। एक टेस्ला = 10⁴ गॉस के इक्वल, जी का यू डबल एस गॉस वाला गॉस। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप आंकड़े। एक इतना ही नहीं, मैं तुम्हें और भी दिखा देता हूँ आगे की। बहरहाल इससे काम नहीं है, मैं जब भी दिखा रहा हूँ, काम सिर्फ इतने का ही है, पर क्या दिक्कत है? पर जो लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देख लेना। बेटे होती है वेबर, वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, एक यूनिट ये भी होती है। एक टेस्ला इसके इक्वल भी होता है। एक और होती है हेनरी एम्पीयर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। ये आती है दोनों चैप्टर नंबर 6 से, और ये आती है चैप्टर नंबर 6 से। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। चैप्टर नंबर 6 का इस्तेमाल करते हुए यूनिट आती है। एक टेस्ला की वैल्यू इतनी होती है, एक कितनी होती है? माना बोल भाई। पर जब भी तुम्हारे दिल में थोड़ी जिज्ञासा दिखेगी तो आओ थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी। ये आपको पता होनी चाहिए। वापस बोल दूं, दोबारा बोल। एक टेस्ला 10⁴ गॉस की इक्वल होता है। अगर कोई पूछे एक गॉस कितना होता है? 10⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि ये खुद के उधर चला जाएगा। एक और चीज, एक टेस्ला वेबर बाय मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर देखो ध्यान से। एक ये एच क्या? हेनरी। क्या है? हेनरी। साइंटिस्ट था, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। आगे सारी चीजें देखोगे अभी भी। तो फिर लो, एक फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर 6 में, दिखाने के लिए दिखा रहा हूं। फ्लक्स = BA cos थीटा।
जो भी बोल रहा हूँ ना, जिस चैप्टर बोल रहा हूँ चैप्टर भी नोट कर लेना साथ में। बड़े फ्लक्स होता है, क्या होता है? अगर किसी 10th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने बोला था कभी आपसे, बहरहाल एक मान लो एरिया है कोई और ये आपके मैग्नेट है, मैग्नेट को पास नहीं करो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ती है उस एरिया में से, ज्यादा निकलेगी। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उन्हीं से मारूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 में एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन। हाँ तो फिर ले भाई, वीडियो रुक जाने वाला, फिर ऊपर देखो। तो मैं कह रहा था, मान लो ये गेट है, गेट में तोड़ दिया, गेट मैंने, तो ये एरिया मेरे में और यहाँ एक मैग्नेट है। बताओ मैग्नेट से क्या निकलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स 2 3 4 5 कुछ तो निकलेंगे। इस एरिया में से मान लो 10 मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है, कितनी हो रही है? 10। तो इस गिवन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है? इसको मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स, वो है फ्लक्स। बी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इसको मैग्नेटिक फ्लक्स। बहरहाल आगे बात करेंगे इसकी। अभी मान लो ऐसे फॉर्मूला होता है, अगर देखना चाहते हो तो बेटा फ्लक्स की यूनिट पता क्या होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर। ये यूनिट होती है, सिंबल लिख दिया वी। ये हो गया, बी की निकालनी है। बताओ नीचे एरिया तो नीचे आएगा बी, और भैया इसकी तो होगी नहीं, खत्म। अब बताओ ये ए एरिया है ना, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर लिख दिया। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। नीचे देखो आगे, तो बी आया ना, बी तो 1 टेस्ला ही है, तो 1 टेस्ला इसके इक्वल भी होता है। मानता हूं ये थोड़ा कठिन है, अभी समझने में मुश्किल है क्योंकि 6 चैप्टर है, पर साथ में लिख लो ना, जब भी रिवीजन करोगे 6 चैप्टर हो जाएगा तो फील तो आएगा, करेक्ट कर पाओगे। अभी लिख के चलो। एक और चीज, ये वाली भी देख लो, लगे ना कैसे आती है? मानता हूं अभी है नहीं, पर जब भी चैप्टर नंबर 6 फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos थीटा फॉर्मूला तो होता ही है। एक फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। क्या होता है? एल आई बी ए cos थीटा। बेटा एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अभी सोचना नहीं है इसके बारे में, लिख लेना ताकि जब रिवीजन करोगे 6 चैप्टर का में तो फील आ जाएगा। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। करंट है, करंट की क्या होती है? एम्पियर। बी की निकालनी, ए नीचे आएगा, एरिया, एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इसकी मीटर स्क्वायर है तो नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर। किसकी आई? बी की आई। हाँ ना बोल। अब बी क्या है? 1 टेस्ला ही है, तो 1 टेस्ला इसके इक्वल भी होता है, 1 टेस्ला इसके इक्वल भी होता है, और 1 टेस्ला 10⁴ की गॉस भी इक्वल होता है। तो सारी चीज लिखवा दी जो पूरी एनसीईआरटी में पूरे 12th क्लास में आपकी है। एक ही पेज पे लिख लो ना, अलग अलग जगह क्यों लिखना? याद ही नहीं होंगी, इससे लिखवा दिया। चैप्टर 6 डाल के लिखवाए पर पढ़ाया नहीं चैप्टर 6। खाना बोल भाई, मैंने क्या बोला बेटा? क्यों आएगा? जरा समझ में नहीं आया, क्यों ही आएगा? चैप्टर 6 क्यों आएगा? फील ले रहा है नहीं लिखेगा, उसे आया नहीं भैया, तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? बेटा फील, मैं क्या कहता हूँ, लालू ऊपर देख, कितना आ गया? अच्छा ये आ गया कि मैंने ऐसी यूनिट लिख दी, ये आ गई। ये मैंने कहा 1 टेस्ला इसकी इक्वल होता है, ये आ गया, वाओ। और जो मैं बता रहा हूँ कि क्यों आया, वो ही नहीं आया। गजब। मैंने कहा कि 1 टेस्ला इसकी इक्वल होता है, सर आ गया। क्यों, कैसे, नहीं। और जब मैं बता रहा हूँ क्यों, कैसे, फील है वही ज्यादा। बेटा फील चैप्टर 6 अब देख आराम से देख रहे, एक बार बताऊंगा। हाँ बेटा कर सकते हो। बेटा फ्लक्स पहले ऊपर देख लो, फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? बी ए cos थीटा। अब तो ज्यादा फील मतलब मान ले फार्मूला होता है बी ए cos थीटा, चैप्टर 6 में होता है, ऐसा मान ले, मान लिया। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, इतना मान ले। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे देख फ्लक्स की जो यूनिट होती है ना इसकी, ये वेबर होती है। क्या होती है? वेबर। इतना मान ले। जैसे करंट की तूने एम्पीयर मानी थी ना, तो आज ये भी मान ले। अब फिर किसकी निकाली? बी की निकाली ना। व्हाट इज एरिया? देख फ्लक्स नीचे आएगा A इज इक्वल टू आएगा B, ये तो खत्म ही हो गया, तो ये बचेगा। पता इसकी क्या होती है? वेबर। और डिवाइड में क्या होगी? मीटर स्क्वायर। किसकी इक्वल है? B के इक्वल है। B मतलब क्या? B की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। बढ़िया है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या लिख सकता है? वेबर बाय मीटर स्क्वायर। ये भी लिख सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। चैप्टर 6 तो होता है, मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, तो पढ़ेगा तो आएगा। एक और चीज, ये वाली यूनिट भी है, देख, ये वाली देख, वही वापस से चैप्टर 6 फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए cos थीटा। बता किसकी निकाली है? इसकी। पर एक और फॉर्मूला होता है चैप्टर 6 में, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। अबे लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे होते हैं सारे। फ्लक्स इज इक्वल टू में एल आई। अब फिर एल आई, एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। अभी बताऊंगा नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बस बता रहा हूं, उसे बोलते हैं
जब चैप्टर 6 पढ़ाएंगे जब बताएंगे। ये साथ में इसलिए लिखवा देंगे ये चीजें ताकि फील हो जाए, हाँ ठीक है जब भी रिवीजन पढ़ेंगे। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब बता एल की यूनिट क्या होती है? हेनरी। करंट की क्या होती है? एम्पीयर। और ये क्या है? ए नीचे आएगा तो मीटर स्क्वायर। अब बी ए टेस्ला, इसकी इक्वल भी होता है, नहीं कह रहा हूं। ये दो चीजें हमने बोली और ये उन चैप्टर के फॉर्मूलों से आ रही हैं। बहरहाल ये है 6 चैप्टर का, नीचे के दो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए ताकि कनेक्ट कर पाओ। हो गया? याद रखना नीचे मीटर स्क्वायर है, एक बार वेबर है तो एक बार क्या? हेनरी एम्पीयर। 8 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस की इक्वल होता है। अब मैग्नीट्यूड यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। हाँ ना बोल भाई? तो बेटा इसी के साथ में यूनिट होगी, डायमेंशन हो गए, बाय डेज समझ लो होगी। तो कई बार कॉल के बीच में क्लास में, तो इसी के साथ में आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदा शुक्रिया। सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना खुलंदला सब के रखा बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जान के पुष्पा जी के साथ में। पढ़ेगा ना पढ़ेगा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा। धन्यवाद सबको, गुड नाइट।